मित्रों नमस्कार। नेटवर्क की समस्या की वजह से आप सबके बीच लाइव आने में व्यवधान हो रहा है। एक आग्रह आपसे है, जैसा कि पिछली बार भी मैंने आग्रह निवेदन किया था कि हमारे YouTube चैनल लोक विचार मंच को सब्सक्राइब और शेयर करने का कार्य भी आप सब लोग करें। मित्रों, वर्ष 1975 के आपातकाल के विषय में ये अंतिम एपिसोड पर बोलना था, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण थोड़ा व्यवधान हुआ है और थोड़ा विलंब से हमको आप सबके बीच में आना पड़ रहा है। सन 1975 में जिस प्रकार की सरकार इंदिरा जी के नेतृत्व में चल रही थी, वह सरकार लोकतंत्र को कुचल करके पूरा जो आपातकाल लागू किया गया, उस दौर में एक ऐसा वातावरण बना जिससे ये कहीं पर भी नहीं लगता था कि हम स्वतंत्र भारत में हैं और लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा हम सब इस देश में व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। लेकिन उस बीच में एक और जो विषय राजनीतिक क्षेत्र में निकल के आया, सन 1952 से लेकर के 1975 तक राजनीति के क्षेत्र में अपराधीकरण का कहीं पर भी चर्चा नहीं आई। राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ था। किसी भी क्षेत्र में राजनीति में अपराधियों की दखलंदाजी या अपराधियों के द्वारा राजनीति किया जाना, ये सामने नहीं आया। यद्यपि कुछ जगहों पर कांग्रेस के सत्ताधारी नेताओं के द्वारा चुनाव के समय में अपराधियों का या दबंग बाहुबली व्यक्तियों का चुनाव के समय में उपयोग करने की घटनाएं सामने आने लगी थी। ये एक ऐसा समय था जब तक राजनीतिक नेता आपराधिक वृत्ति या दबंग प्रवृत्ति के व्यक्तियों को संरक्षण देने का काम धीरे धीरे शुरू हुआ था। उस समय तक राजनीतिक अपराधीकरण की कोई भी चर्चा पूरे देश में कहीं पर भी नहीं दिखाई देती थी। उस समय एक और महत्वपूर्ण घटना जो भारतीय राजनीति के इतिहास में गिनी जाएगी, वो ये थी कि उस समय जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सरकार चल रही थी, विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की मर्जी से सारी कुछ हो रही थी। पूरा का पूरा नियंत्रण इंदिरा गांधी का सचिवालय पर था, पीएमओ पे था, पूरा घर से सरकारें चलती थी। सारा कुछ वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता, बड़े से बड़े केंद्रीय मंत्री या विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सीधे सीधे संजय गांधी जी के नेतृत्व में या संजय गांधी की सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया करते थे। यानी एक अप्रत्यक्ष सत्ता का केंद्र था, वो संजय गांधी जी के नेतृत्व में काम करता था। सारा प्रशासनिक तंत्र, बड़े से बड़े सेक्रेटरीज, उनके द्वारा जब फाइल सेंशन होती थी, वो संजय गांधी जी को दिखाने के बाद ही आगे बढ़ाई जाती थी। उस समय देश में एक बहुत बड़ा व्यापक नारा लगा, उस समय जो राजनीतिक क्षेत्र में एक नारा लगा था कि संजय विद्या बंसीलाल, आपातकाल के 3 दलाल संजय विद्या बंसीलाल। और ये नारा भारत की जनता ने नहीं लगाया था, भारत के विपक्ष में रहने वाले उन माननीयों ने उन माननीयों के लिए लगाया जो सत्ता का संचालन कर रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में दलाल शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ, जहां पर राजनीति में दलाल की जो भूमिका निर्वहन हो रही है, आज वर्तमान परिस्थितियों में आकलन करिए और 1975 की राजनीति का आकलन करिए। उस समय तक देश में राजनीतिक माननियों के लिए, राजनीतिक नेतृत्व के लिए कहीं पर भी किसी भी जगह पर दलाल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। यानी राजनीतिक नेतृत्व लोकतंत्र की आकांक्षाओं पर खरा न उतर करके दलाल की भूमिका में आने के लिए दिशा में बढ़ चुका था। उस समय गुजरात में चिमनभाई पटेल की सरकार थी और गुजरात में नवयुवकों का जो आंदोलन चला, मुरारजी भाई देसाई ने उनको संरक्षण दिया और उस समय एक नारा चला, चिमन चोर है। ये भी नारे उस समय की ही उत्पत्ति हुए और उसके बाद तो गिरावट इतनी होती गई, कौन किसके लिए क्या कह रहा है ये कोई बहुत माने नहीं रख रहा है। ये सारी चीज़ें राजनीतिक क्षेत्र में आईं। उस समय जब देश में आपातकाल लगा था तो आपातकाल में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, बल्कि न्यायपालिका भी
कहीं पर भी भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों का कहीं भी संरक्षण करने में सफल नहीं हो पा रही थी। और इस चीज़ को इमरजेंसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011 में स्वीकार भी किया कि हमारे द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करने का जो दायित्व सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों का था, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। उस समय जब जो दौर गुजरा, जो आतिताई सत्ता थी, उसने जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार की नीतियां बनाई, उससे कहीं न कहीं देश में अंग्रेजों की भी सत्ता को पीछे मात दे दिया था। लेकिन उस बात से भी आगे बढ़ कर के एक चीज़ और निकल के आई कि इंदिरा जी ने अपना तानाशाही स्वरूप दिखाते हुए भी देश में विभिन्न योजनाओं के द्वारा, विभिन्न संशोधनों के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा करने का प्रयास, जरूर जताने का प्रयास किया कि वो देश के हित के लिए कुछ कर रही हैं। उसी कड़ी में इंदिरा जी ने देश के संविधान में 24वें संविधान संशोधन से लेकर के 42वां संविधान संशोधन तक किया। और 42वें संविधान संशोधन को एक लघु संविधान के रूप में जाना गया। इतना बड़ा व्यापक संविधान संशोधन किसी भी जगह पर देश में नहीं हुआ था। उसी कड़ी में जब संविधान संशोधन हो रहे थे, उसी कड़ी में सन 1974 तक इस देश में जो सिक्किम राज्य था, जिसे हम लोग राज्य के रूप में जानते हैं, सन 1974 से पहले उसको भारत के संरक्षण में रहने वाला एक स्वतंत्र देश के रूप में माना जाता था। और उस 35वें संशोधन के पहले जो ये स्थिति थी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने सन 1974 में उस संरक्षण व्यवस्था को समाप्त करके भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया और इसकी सेवा शर्तों को संविधान की 10वीं अनुसूची में डाला। और उसके बाद 36वां संशोधन करके मार्च 1975 में भारतीय संघ का राज्य बनाया। ये सिक्किम 1975 के बाद भारतीय संघ के राज्य के रूप में हमारे सामने आया। ये जो दौर था, उस दौर में बहुत सारे अच्छे काम करने के प्रयास भी हुए, लेकिन कार्यपालिका के द्वारा जो आतिताई व्यवस्था थी, उसने जिस प्रकार निरंकुश व्यवहार किया, नेताओं को जेलों में डाला, और प्रशासनिक तंत्र के द्वारा जिस प्रकार से बिना किसी कारण बताए निर्दोष व्यक्तियों को भी एक टारगेट दिया जाता था कि इतने व्यक्तियों को गिरफ्तार करना है, इस प्रकार की नसबंदी का कार्यक्रम चलाना है, ये उन सारे कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए निर्दोष व्यक्तियों को जेल भेजे जाने का कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहा। उस कार्यक्रम के बाद जो स्थितियां आई नौकरशाहियों की, उस नौकरशाही ने स्वच्छंद होकर के देश में अत्याचारों की पराकाष्ठा कर दी। और उस अत्याचारों की पराकाष्ठा करते करते इस देश में जो परिस्थितियां पैदा हुई, उस समय एक मुख्तारुद्दीन आसी साहब एक शायर हुए, उन्होंने लिखा, दौरे जमहूरी बता क्या तेरे ये चंगेज हैं, जिस्म काले हैं मगर दिल से ये काले अंग्रेज हैं। इस प्रकार की बातें उभर करके भी आपातकाल के सन 75 के बाद सन 76 में जब आंदोलन होने लगे, उस समय तक ये चीज़ें निकल के आईं। इस समय जो फर्रुखाबाद की धरती में फर्रुखाबाद का नौच एक था, ये फर्रुखाबाद की धरती पर सितंबर अक्टूबर 1975 के बाद यहाँ की जनता ने कुछ आंदोलन करने का कार्यक्रम भी शुरू किया। प्रदेश के 74-75 स्थानों पर इस आपातकाल का विरोध शुरू हुआ, और उस आपातकाल के विरोध में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आईं जिनका मैं प्रत्यक्षदर्शी और प्रत्यक्ष भुक्तभोगी भी रहा हूँ। आपातकाल के दौर में जिस प्रकार से अत्याचार संघ के, सोशलिस्टों के, सर्वोदयों के और जिस प्रकार के अन्य जिसने भी इंदिरा जी के विरोध में कहीं पर कुछ कहने का साहस किया या लगा कि ये कुछ कर सकते हैं, तो उनको बिना किसी कारण पर, बिना किसी आरोप के जेल की शिक्षों में डाला गया। एक सर्वोदय नेता थे विनय भाई, जिनको कानपुर से गिरफ्तार करके लाया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उन पर आरोप लगाया गया कि ये जेल में आश्रम बनाना रहे चाहते थे। इस प्रकार की परिस्थितियां भी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा हास्यास्पद आरोप लगा करके लोगों को बंद किया गया। इसी प्रकार एक लक्ष्मीकांत जी मिश्र
आए थे बाहर से गिरफ्तार होकर के, और जब उनको सुबह नाश्ते में दलिया दिया गया तो दलिये में कीड़े थे, चींटे थे, मक्खियाँ थीं, और उनको ज़बरदस्ती जब उन्होंने खाने से इनकार किया तो वह जेल के बंदियों और जेल के कर्मियों ने उनको पकड़ के गिरा दिया और वही दलिया उनके मुंह में ठूसा कि ये सारी चीज़ें जेल के अत्याचार की गवाही देती। उस समय के दौर में फर्रुखाबाद जनपद में शहदुल्ला जिलाधिकारी हुआ करते थे, जेल के लोगों से मिलाई नहीं हुआ करती थी। फर्रुखाबाद की धरती पर छिबरामऊ के हमारे जनसंघ के नेता रहे स्वर्गीय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी। उन आपातकाल के दौर में उनके पिता की मृत्यु होने के बाद भी उनको दाह संस्कार के लिए पैरोल तक नहीं मिला था, और वो भी एक दृश्य ऐसा था जहां पर ये लगता था कि हम देश में, स्वतंत्र देश में नहीं, हम अंग्रेजों के अत्याचारी शासन के अंतर्गत रह रहे हैं। देश के किसी भी नेता में, किसी भी प्रशासनिक तंत्र के किसी भी पक्ष में कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति नहीं दिखाई देती थी जो कहीं सच का साथ देने वाला हो। वह दौर बचपन में जो मैंने भोगा, उस दौर का परिणाम आज है कि हम आज इस क्षेत्र में, आपके बीच में, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। वो बचपन का दौर जिसने हमें युवावस्था की अनुभूति नहीं होने दी, वह दौर जिसने हमें बचपन में गरीबी और बेसहारी का जो दंश दिया, जहाँ हमारे अपने सगे से सगे रिश्तेदार, हमारे ऐसे लोग जिनके विषय में कहा जाता था कि ये सब हमारे हैं, वो हमारे साथ, या अन्य जो हमारे लोकतंत्र के उसमें आपातकाल में दौर में जेल में गए थे, उनके परिवारों की चिंता और सुध लेने वाले लोग अपने नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि इंदिरा जी के शासनकाल में कौन मुसीबत में पड़े और कौन जेल जाए। किसी के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि एक ऐसा दौर जिसमें कब कितने समय तक किसको जेल में रहना पड़ेगा, छूटेंगे भी कि नहीं छूटेंगे, कौन बीमार है, कौन क्या है। लेकिन उसी दौर में कहीं न कहीं समाज के अंदर एक ऐसी भावना भी जगी जो लोगों को दूर से ही कहीं न कहीं अपने को सामने न लाते हुए भी लोगों ने ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद और सेवा करने का भी काम शुरू किया। उसमें बहुत सारे लोग जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके विषय में भी मैं उनका भी आभार आज प्रकट करना चाहता हूं। उसमें हमारे यहाँ शहर के विशंबरनाथ चौरसिया एडवोकेट रहे, डॉक्टर रामतीरथ दुबे जी रहे, स्वर्गीय श्री राम बाबू दुबे जी रहे, ऐसे बीरेंद्र सिंह जी कटियार रहे, कांग्रेस के भी बहुत सारे हमारे लोग, जिसमें शांति स्वरूप पांडे जी रहे, ऐसे विभिन्न लोग जिन्होंने छोटी छोटी सहायताएं करके समाज में उनको कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास किया कि समाज सर्वोच्च है, सत्ता सर्वोच्च नहीं है। ये आज दौर है, ये कल दौर खत्म हो जाएगा। समाज की एकता, समाज की बात महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस दिशा में हम सब ने जो काम किया, अभी तक जो हम लोगों ने सुना, आपने मुझे सुना, ये सब कहीं न कहीं समाज के बीच में उस दौर को जीने वाले लेखकों ने लिखा, विभिन्न स्रोतों से मुझे पता चला, वो सारी चीज़ें मिली हैं। इसी आपातकाल के दौर के विषय में एक और पुस्तक जो हमने अध्ययन में आई हमारे, वो सन 1975 का आपातकाल और लोकतांत्रिक मूल्य, श्रीमती मधुबाला जी का है, अवस्थी जी का है, नादन बुक्स नई दिल्ली से जो प्रकाशित हुआ है, उसको पढ़ने का प्रयास जरूर करें। उसमें फर्रुखाबाद जनपद के साथ साथ पूरी कानपुर कमिश्नरी के इतिहास का लेखा जोखा उस आपातकाल के दौर का है। हम सब आग्रह करेंगे कि ऐसे आपातकाल के दौर को जिन लोगों ने जिया है, जिनके परिवारों ने उस दंश को झेला है, उसकी अनुभूति, उसकी चर्चा समाज के बीच में, आने वाली पीढ़ी के बीच में ज़रूर होनी चाहिए। यद्यपि अच्छा हो कि इस आपातकाल के दौर को शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को भी बताया जाए कि भारत के लोकतंत्र में ऐसे भी दौर आए और जिसके विषय में आगे सचेत होकर के काम करने की आवश्यकता है कि इसकी पुनरावृत्ति भारतीय राजनीति के उसमें ना हो। इसलिए इन सब विषयों पर जागरूक होने के लिए आवश्यक है। वो जो आपातकाल का दौर चला, उसके बाद 1976 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जो थे, जो दूर थे, जो जेलों में नहीं बंद हो पाए थे, उन्होंने आगे चल करके इसको और कुछ काम करने, आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। लेकिन जो भारत की जो आईबी थी, इंटेलिजेंस थी,
उन्होंने धीरे धीरे इंदिरा जी को ये बताने का प्रयास किया कि आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं और अगर चुनाव होता है तो पुनः आप एक बार सत्ता में वापसी करेंगी और इस रूप को बदल करके आप लोकतांत्रिक स्वरूप में आप विश्वास करिएगा। उस समय जो इंदिरा गांधी के सचिव थे R.K. धवन, उन्होंने एक रिपोर्ट्स बनाई कि इस समय का वातावरण ठीक है 1977 का और ये जनवरी और मार्च के बीच में इसको चुनाव कराया जा सकता है, तो आप इसमें पूर्ण बहुमत के साथ पुनः एक बार सरकार में आएंगी। और इस बात के लिए उस समय के तो जो प्रधान सचिव थे इंदिरा गांधी के पी.एन. धर ने ये उनको समझाया कि देश का वातावरण, देश की जनता आपके सुशासन से प्रसन्न है और इसको आप चुनाव करा करके लोकतांत्रिक रूप से फिर पुनः सत्ता में आ सकती थी। और उस भ्रम में इंदिरा जी ने लोकसभा में चुनाव की घोषणा की और वहीं पर जब चुनाव की घोषणा हुई तो फिर आपातकाल के अंदर जो राजनीतिक बंदी थे उनको छोड़े जाने पर भी चर्चा हुई और राजनीतिक बंदियों को धीरे धीरे छोड़े जाने का क्रम शुरू हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए हुई कि प्रशासनिक तंत्र भी इंदिरा जी के अत्याचारों से, उनके दबाव से, उतने कामों से उतना दुखी हो गया था कि उसे लगता था कि अब इससे मुक्ति होनी चाहिए। उसी बीच में जब आपातकाल चल रहा था, एक बार इसी फर्रुखाबाद की धरती पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय अस्थाना जी आए थे, तो उस कचहरी के अंदर जब लोग इंदिरा जी के विरोध में, इस आपातकाल के विरोध में स्वर उठाने में हिचकते थे, उस समय एक हमारे अधिवक्ता थे आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी द्विवेदी, उन्होंने एक कविता के माध्यम से इस आपातकाल के विषय में उनको कुछ बताने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि जो पंक्तियां उन्होंने लिखी, आज मैं उन्हें कोट करना चाहता हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनको कोट इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने वह आपातकाल के दौर में अधिवक्ता, जो कहा जाता है कि न्याय के प्रति पार्ट ऑफ कोर्ट होता है, उस अधिवक्ता ने भी जो अपना दायित्व का निर्वहन किया उसका स्मरण करना भी जरूरी है। मैं उनकी उन पंक्तियों को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान कहा, इस व्यवस्था के तुम ही प्रहरी हो, तुम ही हो आस्था इस देश की पीड़ित की कहानी की। यदि तुम बिके झुके, यदि तुम डिगे, यदि तुम, तो किसके नाम पर इतिहास रोएगा। ये 4 पंक्तियां उन्होंने कहीं। उसी समय एक और 4 पंक्तियां उन्होंने कही थी, जहांगीरी तराजू जब तेवर देख कर झुकेगी, भगत के रूप में पैदा नई संतान होती है। जुमा जब बंद होती है, कलम पाबंद होती है, छिपी तब राख की चिंगारियों में आग होती है। ये स्वर स्वर्गीय ओम प्रकाश जी दुबे ने इस फतेहगढ़ कचहरी प्रांगण में देश की, प्रदेश की और फर्रुखाबाद की धरती के विचारों की अभिव्यक्ति इस रूप में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सम्मुख की थी। वह सब जो आज हमने आपको बताया, उस दृष्टि से, क्योंकि एक आपातकाल का दौर हमारे जैसे सैकड़ों हजारों परिवारों के लोगों ने झेला है, उस परिवार के जो कारण बने, उनके परिवार के लोगों के जो भी राजनीतिक कारण थे वो भविष्य में ना दोहराए जाएं, इसलिए इनका अध्ययन, इसके विषय में समाज के आने वाली पीढ़ी को बताना आवश्यक है और राजनीति के क्षेत्र में ये स्थिति परिस्थिति ना बने, क्योंकि ये स्थिति परिस्थिति किसी भी दल के द्वारा, किसी भी सत्ताधीश के द्वारा कभी भी बनाई जा सकती है। इसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसी सत्ताएं वापस भारत की लोकतंत्र में ना आएं, जिससे कि ये सारे बुरे दिन या फिर एक बार लोकतंत्र कलंकित हो, एक बार फिर आपातकाल को काला दिवस के रूप में हम मनाने के लिए बाध्य हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और आप सबसे पुनः अंत में एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब हमारे इस लोकतंत्र आपातकाल के एपिसोड के बाद जो मैं अगले जो राजनीतिक घटनाक्रमों में बोलूँगा, क्योंकि ये सारा अभी के अब तक जो हमने कहीं ना कहीं अध्ययन करके या विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी जुटा करके बोलने का प्रयास किया है, सन 75 के बाद की राजनीति के विषय में ज़्यादातर जो मैंने देखा है राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे देश में हो या जनपद में हो, उसके विषय में बताने का प्रयास करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को इन्हीं विराम देता हूं और एक आग्रह अंत में करना चाहता हूं कि आप हमारे इस
कार्यक्रम को लोक विचार मंच के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अभी तक के जितने एपिसोड हैं वो सारे वीडियोज उस मंच लोक विचार मंच के उस पर यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुदेश, प्रणाम।